ठीक है। ठीक है। आप कितना घंटा क्लास लोगे? 1.25 घंटा। मैम चेंज कर लेते हैं। हाँ लगता है मुझे बहुत थोड़ी ये बोला आपने 3 क्लास लिया इससे। ठीक है। कमेंट्स ले आना, कमेंट्स। चलो, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैम्पियंस। सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सारे स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हालचाल बता दीजिए और बताइए ऑडियो वीडियो सब ठीक है? पहला वाला माइक डिस्चार्ज हो गया था तो दूसरा लगा लिया। गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। पहली बार क्लोज टेस्ट कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय चैम्पियंस। सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कुछ तो यही सोच रहे हैं कि दिन रात तो मैं पढ़ाते ही रहते हो। फर्स्ट हाफ दिन रात पढ़ाते रहती हूँ, सेकेंड हाफ में आपका कंटेंट पे वर्क होता है। ऑडियो वीडियो बता दीजिए सब ठीक है? पढ़ते पढ़ते हैंग हो जा रहा है ना। कुछ ही दिनों की बात है, इसी साल की बात है। कुछ दिन मेहनत कर लेना है, उसके बाद क्या है। अगले साल जब आप अपने ऑफिस में रहोगे ना तो याद करोगे, अरे वो भी क्या दिन थे जब मैम ने टॉर्चर कर रखा था, ये क्लास वो क्लास। कुछ ही दिनों की बात है, जम के मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आपकी लाइफ इजी है। गुड आफ्टरनून। जैसे पिछले साल वाले बच्चे MEA में अभी G20 समिट हुआ था, कुछ बच्चे की ड्यूटी वहाँ पे थी, तो मैं उनका हर दिन स्टेटस देखती थी एंड आई यूज्ड टू फील प्राउड। ये बच्चा देखो आज कितना मज़ा कर रहा है। सारे न्यूज़ एंकर्स, मिनिस्टर्स ये सब के साथ फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहे थे। यही बच्चा था जो पिछले साल परेशान था, मैम क्लोज टेस्ट PQRS में नंबर कम हो जा रहे हैं, ये वो सब चीज़ें ना एक समय पे आके सारी चीज़ें सेट हो जाती है। बस लगे रहना। हैंड्स डाउन कैसे करें? किसने बोला था उठाने के लिए? किसने हैंड उठाने के लिए बोला था? चलो स्टार्ट किया जाए। हाँ, आज से हम लोग का प्रैक्टिस बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस बैच के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। पता नहीं स्लाइड दिया है नहीं दिया है, दिया। प्रैक्टिस बैच के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। ये जो प्रैक्टिस बैच है 3 मंथ्स चलेगा। ओके, 3 मंथ्स ये रहेगा। वीक में 3 डेज है, 3 मंथ्स ये रहेगा। और देखो, मैं मेंस का भी क्लोज टेस्ट आपको यूट्यूब पे करवा रही हूँ, तो मेंस का क्लोज टेस्ट का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है ना। ये जो प्रैक्टिस बैच है UC लाइव ऐप पे पहली बार शुरू हो रहा है, तो इसमें ये सोच के पढ़ाना है ना कि बच्चों ने आज तक क्लोज टेस्ट के बारे में सुना ही नहीं है। ये क्लोज टेस्ट क्या होता है मैम पहली बार सुन रहे हैं। PQRS कैसे, मतलब बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ। टुडे इज 10th ना, इस मंथ में पूरा बेसिक 3 महीने का बैच है। इस मंथ में पूरा बेसिक लेवल चलेगा। मेरा टारगेट है टू मेक द स्टूडेंट्स फॉल इन लव विथ क्लोज टेस्ट PQRS एंड पैसेज। इस मंथ में टारगेट है कि बच्चों के अंदर क्लोज टेस्ट PQRS और पैसेज के प्रति इंटरेस्ट डाल देना है। एक बार आपको इंटरेस्ट आ गया ना तो मेरा काम वैसे ही ख़त्म हो गया। काम आप करोगे, बस मैं पीछे से आपको गाइड करते रहूँगी। तो मैंने बेसिक लेवल से रखा है। शुरू में ही टफ ले आऊँ ना, तो इस मंथ में एकदम बेसिक लेवल। मैंने एग्ज़ाम का ही सारा क्लोज टेस्ट एग्ज़ाम का ही है, लेकिन मैंने वो सारे एग्ज़ाम के क्लोज टेस्ट पिक किया हुआ है ना जो बेसिक लेवल है। नवंबर मंथ में हम लोग चलेंगे मॉडरेट लेवल पे। ठीक है, या तो अक्टूबर के अंत तक या नवंबर में मॉडरेट लेवल पे जाएंगे, और दिसंबर मंथ में थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देंगे मेंस वाला। और कुछ मैं बैंकिंग रिलेटेड अभी भी मेंस में करवा ही देती हूँ। एडिटोरियल बेस्ड वाला क्लोज टेस्ट, एडिटोरियल बेस्ड पैसेजेस, एडिटोरियल बेस्ड PQRS, वो सब कर लेंगे। तो टेंशन की बात नहीं है, सबका सब कुछ इस प्रैक्टिस बैच में कवर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, 0 छोटा सा दिख रहा है ना, छोटा सा दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने अपने से बनाया है।
आप चेक भी कर सकते हो, किसी एग्ज़ाम का आया हुआ क्लोज टेस्ट है, लेकिन सारा बेसिक वाला एक जगह कर लिया है। पहला 20 दिन बेसिक क्लोज टेस्ट, बेसिक पैसेज, बेसिक PQRS, ओके। और उसके बाद से नेक्स्ट मंथ में मॉडरेट और उसके बाद हाई, ओके। हाँ, 0 से स्टार्ट करवाइएगा या मुझे पता है आपको 0 से ही स्टार्ट करना है, 0 से ही करना है, ओके। VOD मिलेगी। ये बैच मतलब जब क्लास ख़त्म होता है ना तो फिर आपको इसका रिकॉर्डेड सेशन मिल जाता है, रिकॉर्डेड मिल जाता है। यूट्यूब पे भी करवा रही हूँ, हाँ यूट्यूब पे भी। तो चलो स्टार्ट किया जाए, हाँ स्टार्ट किया जाए भगवान का नाम लेके कि ये प्रैक्टिस बैच है, ठीक है। अब ये मत समझना कि मैम अचीवर्स बैच में तो हम बच्चे नए हैं, क्या हमें ये बैच करना चाहिए? आपको बिल्कुल करना चाहिए, करना ही होगा, क्योंकि आप अभी से ही तो सीखोगे क्लोज टेस्ट कैसे बनाना है। ऐसा थोड़ी है कि क्लोज टेस्ट के लिए आपको पहले से बहुत ज़्यादा बेस बना के रखनी है। धीरे धीरे उधर आपका ग्रामर बढ़ेगा, ठीक है। शुरू में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका रॉन्ग ही होगा ना, बट क्लास को क्विट मत करना। रॉन्ग भी होगा लेकिन हम तो हर दिन आएंगे, ठीक है, हर दिन आएंगे कि मैम देखने के लिए कि ठीक ठाक मैम पढ़ा रही है कि नहीं। फिर धीरे धीरे ना हमारा इंटरेस्ट जागने लगेगा। जैसे जैसे आपका ग्रामर और समुद्र मंथन बढ़ेगा ना, इसका स्कोर भी बढ़ते जाएगा, बट आप क्लास छोड़ोगे नहीं। कम से कम आप अप्रोच तो सीखोगे, यहाँ पे पैसेज कैसे बनाए जाते हैं, PQRS के ट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आज एकदम बेसिक लेवल से है, बेसिक लेवल से है, ओके। हाँ तो चलो स्टार्ट किया जाए। इसको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्या? यहाँ पे मैम आपको बहुत सारा क्लोज टेस्ट करवाने वाली, कितना अनअकैडमी पे तो मैंने 800, 500, 900 पूरा क्लोज टेस्ट करवा दिया है, ओके। तो करवाने वाली हूँ। कितने दिन चलेगा? 3 महीने का बैच, 3 महीने का बैच है। हाँ थोड़ा सा ना मैंने दूसरा वाला माइक लिया है, ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा आवाज़ प्रॉब्लम हो रहा होगा। वो माइक डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अच्छा ओम लिख दीजिए ऊपर ओम लिख दिया, ओके। पहले हम लोग साथ साथ बनाएंगे, आप और हम दोनों साथ साथ बनाएंगे, और बाद में जैसे जैसे मुझे लगेगा ना कि बच्चा में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, फिर मैं आपको बनाने का मौका दूंगी, ठीक है। ये क्लोज टेस्ट आ गया, लिख दिया है मम्मा, बता दे रही हूँ जो क्या है। क्लोज टेस्ट आ गया है। पहले हम लोग थोड़ा सा टाइम लेंगे, ठीक है, ये एकदम बेसिक से मैं करवा रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लेंगे। पहले हमारा टारगेट है ये टाइम जितना भी लग जाए हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो हमारा टारगेट है आंसर करेक्ट, चाहे मैं एक क्लोज टेस्ट को बनाने में 15 मिनट ही क्यों ना ले लूँ, लेकिन मेरा आंसर करेक्ट होना चाहिए। जैसे जैसे आपका आंसर करेक्ट होने लगेगा ना, वैसे वैसे आपका टाइमिंग भी घटते जाएगा, टाइमिंग भी घटते जाएगा। गुड आफ्टरनून। ओके हाँ तो चलो अब स्टार्ट किया जाए। हाँ कुछ तो मेंस कर चुके हैं तो वो फटाफट बता ही देंगे, अब मेंस का बच्चा तो फटाफट बता ही देगा, ओके। चलो यहाँ पे ये एग्ज़ाम का ही आया हुआ है, जब क्लास ख़त्म हो जाएगा ना तो आप चेक कर लेना कौन से एग्ज़ाम का है क्या है। इसका PDF वगैरह मिलेगा। हर दिन मैं आपको 2 क्लोज टेस्ट करवाऊँगी, 5 PQRS करवाऊँगी, 1 पैसेज करवाऊँगी और 15 एरर्स करवाऊँगी किसी दिन, क्योंकि इसमें ग्रामर का भी प्रैक्टिस होगा। ग्रामर की पढ़ाई तो सुबह हो रही है 9:30 बजे, इसमें प्रैक्टिस बैच है तो सिर्फ प्रैक्टिस होगी। किसी दिन मैं 15 आपको एरर्स करवा दूंगी और किसी दिन आपको 15 इम्प्रूवमेंट करवा दूंगी, ओके। हाँ चलो अब स्टार्ट किया जाए। इतना अब पहले इसको पढ़ लेते हैं। अ वुमेन हैज़ बीन कॉल्ड अ हीरो, इतना तो सबको पता है। अ वुमेन को हीरो कहा गया है कब? आफ्टर फाइटिंग अ माउंटेन लायन, मतलब एक लायन से, एक पहाड़ी शेर से फाइट करने के बाद इस वुमेन को हीरो का टाइटल दिया गया है, ठीक है। डैट हर 5-year-old सन, 5-year-old सन को डैश किया होगा इसलिए इसको हीरो को टाइटल दे दिया, कुछ अच्छा ही किया होगा। शी ड्रैग्ड हर लिटिल डैश, ड्रैग का मतलब है घसीटते हुए उसने अपने लिटिल डैश को फ्रॉम द बिग कैट। ये बिग कैट किसको बोला गया है? ये बिग कैट, ये जो लायन होते हैं ये भी तो कैट के फैमिली में ही आते हैं ना, तो ये जो बिग कैट है ना, अब बोलोगे कि मैम बिल्ली कहाँ से आ गई ये लायन के लिए बोला गया है, ठीक है, माउंटेन लायन के लिए ही बिग कैट बोला गया है।
नोट्स नहीं बनाना है, इसका नोट्स क्यों बनाओगे, इसको यहीं पे पढ़ के ख़त्म करो। कभी मन होगा मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगी, मन होगा ना तो अपने से PDF प्रोवाइड कर लूँगी, बट काइंडली हार्ड कॉपी मत निकलवाना, ठीक है। ये सब ना सिर्फ पैसे की बर्बादी है। मैं एक बार इसको आपको बनवा दे रही हूँ, अगर आपको मन करे ना तो 1 महीने बाद, क्योंकि तुरंत नहीं, क्योंकि तुरंत तो आपको आंसर याद रहेगा ना, 1 महीने बाद एक बार विजिट करके अपने से ऑनलाइन ही इसको बना लेना, PDF मत निकलवाइएगा, पैसों की बर्बादी है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं हाँ, शी हैड ड्रैग्ड हर लिटिल डैश फ्रॉम द बिग कैट बोला गया किसी खास बिग कैट की बात हो रही है, लायन की, एंड बीट इट विद डैश फिस्ट का मतलब है मुट्ठी। द बॉय हैड बाइट्स, बॉय बाइट था, कट था, टू हिज हेड एंड बॉडी, पूरे बॉडी में ना उस बच्चे का कट और घाव थे, लायन ने कुछ किया होगा। ही वॉज नाउ इन अ लोकल डैश, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू मेक अ फुल रिकवरी। अभी वो लोकल डैश में है, ऐसा माना गया है कि वो रिकवर कर जाएगा, उसकी हालत ठीक हो जाएगी। अब सेंटेंस देखिए, A woman has been called a hero after fighting a mountain lion that dash her 5-year-old son. 5-year-old son को इस लायन ने उस पर हमला किया। अब यहाँ पे देखो इज अटैकिंग है और यहाँ पे अटैक है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। ध्यान से, मैं आपका पोल वगैरह भी करवाऊंगी, बट अभी नहीं, अभी मेरा मेन फोकस समझाने पे है। ये अटैक भी वर्ब है, ठीक है, वर्ब। क्या ये अटैकिंग वर्ब है? ये अटैकिंग वर्ब है? चलो मेरे को बताओ। इतना पीटूंगी ना जो पोल कर रहे हैं। ये अटैकिंग वर्ब नहीं है। अब आप बोलोगे मैम ये अटैकिंग वर्ब क्यों नहीं है? कोई भी आईएनजी वर्ब तभी होता है ना जब उसके पहले कुछ इज एमआर लगा है। इज अटैकिंग, आम अटैकिंग, आर अटैकिंग, वॉज अटैकिंग, वर अटैकिंग। तो ये वर्ब नहीं है, बट ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है। और यहाँ पे अटैचिंग लिखा है, अटैचिंग नहीं होगा, अटैकिंग ही होगा कुछ। ये वर्ब है और ये भी वर्ब है। 3 वर्ब है, ओके, 3 वर्ब है और एक वर्ब नहीं है। अब सेंटेंस देखना, अ वुमेन हैज़ बीन कॉल्ड अ हीरो आफ्टर फाइटिंग अ लायन, जिसने उसके 5 साल के बच्चे को अटैक किया था, ठीक है। तो यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए लगा है? लायन के लिए, और लायन सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। और सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब चाहिए। लायन ने बच्चे को अटैक किया था, वर्ब चाहिए, बट ये वाला तो वर्ब नहीं है ना, ये तो वैसे ही हट गया, ये वर्ब है नहीं। और दूसरी बात है, अगर आप प्रेजेंट टेंस में रखते हो तो लायन तो सिंगुलर है, तो लायन के साथ अटैक नहीं होगा ना। लायन के साथ अटैक्स होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ोगे, लायन सिंगुलर है, ये भी हट गया। अब बताओ, 5 साल के बच्चे को लायन के द्वारा अटैक किया गया। लायन अटैक कर रहा है नहीं, अटैक करने का काम ऑलरेडी हो चुका। अटैक्ड। क्लियर है? अगर किसी के मन में कुछ डाउट है तो आप बताओ। दैट अटैक्ड हर 5-year-old सन, ठीक है ना? कुछ कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब अटैक, 5 साल के बच्चे को अटैक किया था लायन ने, उसके बाद ही तो उसकी मदर ने फाइट करके बच्चों को बचाया, अटैक्ड होगा, ठीक है। अटैक नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में मैम ये तो प्रेजेंट है ना, ये तो प्रेजेंट है, चलो प्रेजेंट लगा देते। और हर दिन कोई लायन जाके अटैक थोड़ी करता है। पास्ट की कोई घटना थी जहाँ पे लायन ने उसको अटैक किया, ओके। हाँ, अटैक किया। हैज़ बीन एक के लिए है और हैव बीन बहुतों के लिए। उसके 5 साल के बच्चे को अटैक किया। शी ड्रैग्ड हर लिटिल, ये शी किसके लिए है जरा बताना? शी किसके लिए लगा है? शी विमेन के लिए लगा है, विमेन के लिए, ठीक है, मदर के लिए विमेन। शी ड्रैग्ड हर लिटिल डैश अवे फ्रॉम द बिग कैट। बिग कैट यहाँ लायन, उसने लायन के तरफ से अपने बच्चे को घसीट के लायन से दूर किया, ठीक है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम बेबी भी तो हो सकता है,
डॉटर भी तो हो सकता है, गर्ल भी तो हो सकता है, या बॉय भी हो सकता है, ठीक है। क्या क्या होगा? अब देखो यहाँ पे सन है, उसने 5 साल के बच्चे को बचाया है ना, ठीक है, तो उनका सन है, सन में तो डॉटर और गर्ल तो आएगा नहीं। अब आप बोलेंगे मैम 5 साल का बेबी क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बेबी एक कॉमन जेंडर है, बेबी में गर्ल भी आते हैं और बेबी में बॉय भी आते हैं। जैसे चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड भी होता है, बॉय चाइल्ड भी होता है, बेबी गर्ल भी होता है, बेबी बॉय भी होता है, तो इसमें तो दोनों आ सकते हैं। बट यहाँ तो बात हो रही है बेटे की ना, तो बॉय। उसने अपने छोटे बच्चे को टाइगर से, लायन से दूर किया, ओके, एंड बीट इट विथ, ठीक है, 1 मिनट, ये अटैक्ड हो गया, ओके, बॉय को दूर किया। अब मेरे को बताओ कि ये जो इट है किसके लिए, इट किसके लिए लगा, इट, ये इट किसके लिए है? हम लोग बहुत बेसिक से जा रहे हैं। 5 साल का बच्चा बेबी तो बड़े को भी बोल देते हैं। बताओ ये इट किसके लिए है? आगे जाके देखो भी ना, थोड़ा सा देखना, आगे जाके बॉय भी तो दिया है, बॉय भी तो लगा है, तो बॉय ही करे। ये इट लाइन के, इट बॉय के लिए लगा है, हाँ, एंड बीट इट विथ, अपनी मुट्ठी से अपने बच्चे को मारा उसने। इट बॉय के लिए थोड़ी लगा है, ये कैट के लिए लगा है। जानवरों के लिए हम इट लगा देते हैं, बॉय के लिए नहीं लगा है, कैट के लिए है। उसीलिए मैंने आपसे पूछा कि इट किसके लिए लगा। बॉय के लिए इट लगेगा, बॉय के लिए हिम लगेगा ना। वो विमेन लायन से अपने बच्चे को बचा रही है, उसके बाद बच्चे को पीट रही है, फिस्ट से पीट रही है। वो लायन के लिए लगा है, लायन के लिए, ठीक है। एंड बीट इट विथ डैश फीस्ट, उसने लायन को पीटा, क्या, मुट्ठी मतलब फीस से। तो ये मतलब किसके फीस, बताओ, आंसर बताओ पहले। पोल भी करवाऊंगी, थोड़ा सा पोल वोल भी होगा। उसने लायन को ना पीटा अपने गार्डन में। विमेन के लिए लगा है ना, विमेन ने अपने फीस से अपने गार्डन में लायन को धक्का दिया। तो विमेन के लिए अवर नहीं होगा ना, प्लूरल तो नहीं होगा, विमेन के लिए हर, ठीक है, हर फीस से उसने गार्डन में लायन को किया, बॉय के लिए नहीं। द बॉय हैड बाइट्स, वो बॉय, उसके 5 ईयर सन के बॉडी में ना बाइट्स था, कट था, बाइट्स डैश कट्स। हाँ, हर होगा। हाँ, अब बताओ, उसके बॉडी में ना बाइट था, लायन का काटा हुआ बाइट और कट था। तो यहाँ पे और तो नहीं लगाओगे, यहाँ तो टैग हो गया, बॉय हो गया, हर, और तो नहीं लगाओगे ना। और का मतलब है दोनों में से कोई एक थोड़ी था। उसके पूरे हेड में ऐसा थोड़ी है, या तो बाइट है या तो कट है। उसके पूरे बॉडी में बाइट्स और कट, मतलब पूरे जख्म वगैरह भरे हुए हैं। तो और नहीं लगाना, ठीक है। बट मत लगाना। बट क्यों नहीं लगाते? क्योंकि बट वाला सेंटेंस विरोधाभास जा रहा है। अगर ऐसा रहता ना, उसके बॉडी में पूरा जख्म था बट फिर भी बच्चा बच गया, लेकिन किंतु परंतु विरोधाभास वाला में आता। बट ये सेंटेंस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं जा रहा है, विरोधाभास नहीं जा रहा, बाइट मत लगाना। अब बताओ कि ऑल्सो क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि ऑल्सो एडवर्ब होता है, ठीक है, ऑल्सो एडवर्ब होता है। और बच्चों को लगेगा कि मैम हमने तो एडवर्ब टॉपिक नहीं पढ़ा है, उसको साइड करो, इसी में आधा से अधिक चीज़ आप सीख जाओगे। यही आप लोग गलती करते हो ना, हम सब पढ़ लेंगे उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, ठीक है। उसके बॉडी में बच्चे के बाइट था, जो लायन ने काटा था, कट था, तो एंड से जोड़ा जाता है। एंड कंजंक्शन है, कंजंक्शन से जोड़ते हैं। ओके, यस, द बॉय हैड बाइट्स एंड कट्स टू हिज हेड एंड बॉडी, ही इज़ नाउ इन अ लोकल। कहाँ है? अगर बच्चे को चोट लगी है तो कहाँ भेजोगे? पोस्ट ऑफिस में भेजोगे, फायर स्टेशन में भेजोगे, स्कूल नहीं भेजोगे, हॉस्पिटल। ही वॉज नाउ इन अ लोकल हॉस्पिटल, बट एक्सपेक्टेड है कि ही इज़ रिकवर, ठीक है। बहुत बेसिक से लेकर आई हूँ। कुछ हमारे मेंस वाले बच्चे होंगे ना, अरे मैम क्या ले आए हो,
ये बैच एकदम बेसिक से जाएगा। इस बैच में टारगेट है कि कैसे नहीं इंप्रूव होगा क्लोज टेस्ट। अभी हमारे पास 2024 के लिए टाइम है, आराम से हो जाए, ठीक है। आगे बढ़े, एक क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपने 2-3 चीज सीखा ना। क्या चीज सीखा कि जब हम सेंटेंस को जोड़ते हैं ना तो हम एंड का यूज करते हैं। वैसे हम बट से भी सेंटेंस को जोड़ते हैं, बट वाला सेंटेंस विरोधाभास होता है। विरोधाभास मतलब एक सेंटेंस नेगेटिव जाएगा एक पॉजिटिव, या तो एक पॉजिटिव जाएगा एक नेगेटिव। उसने कड़ी मेहनत की पॉजिटिव बट फेल हो गया, उसने कड़ी मेहनत नहीं की फिर भी पास हो गया, तो यहाँ कोई विरोधाभास नहीं जा रहा। ओके, नेक्स्ट वाला, हाँ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले गया उसको। नेक्स्ट, हाँ ओके, चलो इसको साथ में करते हैं, पहले तो साथ में करते हैं। मोस्ट पीपल आर पेट्रीफाइड। पेट्रीफाई का मतलब क्या होता है? पेट्रीफाई मीन, हाँ। और स्टूडेंट्स से ना मेरी एक रिक्वेस्ट है, काइंडली ग्रामर की कॉपी अलग, वोकैब की कॉपी अलग, ठीक है। वोकैब की कॉपी अलग। जिन्होंने समुद्र मंथन का बैच खरीद लिया है, सॉरी समुद्र मंथन का बुक खरीद लिया है, उसकी कॉपी पतली होगी। जिन्होंने नहीं खरीदा है, यहाँ से पढ़ रहे हैं, उसकी कॉपी मोटी होगी। और एक क्लोज टेस्ट का एक छोटा सा कॉपी बनाइए, क्योंकि क्लोज टेस्ट में जो जो वर्ड निकल के आ रहे हैं ना, अपनी कॉपी में अपने अनुसार लिखते जाइए, क्योंकि क्लोज टेस्ट में बहुत सारे क्लोज टेस्ट के वर्ड्स एक जैसा रिपीट होते रहते हैं। आपको एक पता चल, और बीच बीच में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कॉपी बनाइए। क्लोज टेस्ट पढ़ाते समय ना मैं कुछ आपका बीच बीच में फ्रेज आएगा, फ्रेज कुछ नए नए फ्रेज दिखेंगे, जिसे कॉपी में आप नोट करते जाइए। पेट्रीफाइड का मतलब होता है, लिख लो, पेट्रीफाई का मतलब होता है अफ्रेड, डरा हुआ, ठीक है, डरा हुआ है। बहुत सारे लोग आर अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, बहुत सारे लोग सांप से डरते हैं। एंड डैश गुड रीजन। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों साल स्नेक्स की एक छवि है। क्या छवि है? कि ये वेनमनस है। वेनमनस लिख लीजिए, वेनमनस का मतलब है जहरीला। वेनम का मतलब होता है जहर, बहुत जहरीला है। एंड लीथल है, लीथल का मतलब है घातक, हार्मफुल, डेडली, घातक। सबकी अलग अलग कॉपी बनाई। बच्चों ने क्लोज टेस्ट का मेंस के बैच में बच्चों ने कॉपी वगैरह बनाते थे। बट देखो सेंटेंस पढ़ रहे हो, देखो ध्यान से देखना। अभी तक स्नेक के बारे में पॉजिटिव बोला है कि नेगेटिव बोला है? चलिए बताइए, पॉजिटिव बोला है या नेगेटिव बोला है? क्या बोला है? क्या बोला है स्नेक के बारे में? स्नेक से सब लोग डरते हैं, बहुत घातक होता है, जहरीला और घातक। नेगेटिव बोला है ना? नेगेटिव बोला है, नेगेटिव। क्लोज टेस्ट को नहीं लिखना है, यहीं पे बनाना है। पढ़ाने के बाद मैं आपको शीट दे दूंगी, लिखना नहीं है, नहीं लिखना है किशन। लेकिन यहाँ पे आ गया बट वाला सेंटेंस विरोधाभास होता है। अगर ऊपर नेगेटिव बोला है ना, इसका मतलब है कि अब स्नेक के बारे में ना कुछ पॉजिटिव बोलेंगे, या ऊपर पॉजिटिव बोला होता तो यहाँ जाके नेगेटिव बोलेंगे, बट यहाँ तो ऊपर नेगेटिव बोला, अब कुछ पॉजिटिव बोला। स्नेक्स की छवि है कि जहरीले होते हैं, लेकिन स्नेक्स आर इवन मोर स्केर्ड ऑफ अस। लेकिन वास्तविकता ये है ना कि हम सांप से जितना डरते हैं ना, स्नेक्स हमसे भी ज़्यादा डरे हुए होते हैं, ठीक है। स्नेक्स हमसे डरते हैं, वो इंसान से डरते हैं, एंड वुड रादर विगल अवे, और इंसान से वो भागते हैं, ठीक है। जितना हो सकता है ना स्नेक से हम डरते हैं। सच्चाई ये है कि स्नेक्स इंसान से डरते हैं। ओके, तो चलो अब क्वेश्चन देख लिया जाओ, आगे पॉजिटिव। हाँ चलो, अब पहला वाला क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस है, बट हम एलिमिनेशन कर लेंगे। बहुत लोग सांप से डरते हैं, और इसका एक कारण भी है, ठीक है, इसका एक कारण भी है। हाँ, बिना टेंस के नॉलेज का कर सकते हो। एक कारण भी है। सबसे पहले हम ऑप्शंस को छाटेंगे। ये अनटिल का मतलब है जब तक, अनटिल टाइम बताता है। यहाँ कोई जब तक यहाँ पे वेट करो, अनटिल आई कम, जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक वेट करो। तो यहाँ तो टाइम का सेंस नहीं जा रहा है। अबव भी नहीं होगा, अबव का मतलब होता है किसी लेवल से ऊपर, अबव गुड रीजन भी नहीं होगा, ये दो तो हट गया। अपॉन भी नहीं होगा, अपॉन भी नहीं होगा। ये बोल रहे बहुत लोग स्नेक से डरते हैं,
और फॉर गुड रीज़न भी होता है, फॉर भी होगा बट फॉर हमारे ऑप्शन में नहीं है। बट उसके साथ एक डरते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने उनके साथ एक कारण भी है। विगल का मतलब है अवॉइड करना, एंड विथ गुड रीज़न, गुड रीज़न। हाँ, गुड रीज़न है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स स्नेक ने अपनी छवि बनाई है जहरीले होने का, घातक होने का, और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये जो बिल्ड है ये प्रेजेंट टेंस, इसका V2 बिल्ट होता है और इसका V3 भी बिल्ट होता है। तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए ना, ठीक है। हैव के साथ ING तो कभी आएगा नहीं, हैव के साथ बिल्ट आना चाहिए। ये बिल्ड को कहीं से भी प्रेजेंट मत, पास्ट मत सोचना। डी लगने के बावजूद भी ये प्रेजेंट है, बट हमें तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। ये भी हट, ये बिल्ट अप, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स स्नेक्स ने अपनी एक छवि बनाई है जहरीले होने का। बट अब बताओ, अब अपने ऑप्शंस को छाटिए। देखो यहाँ तो विथ है। प्रोबेबिलिटी का मतलब भी है संभावना, और पॉसिबिलिटी का मतलब भी वही संभावित है। प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज़ के होने की संभावना है। जब दोनों का मतलब सेम है तो ये हट गया। दोनों का मतलब सेम है, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। अब देखो क्या होगा, बट इन इमेजिनेशन, आप कल्पना में सोच रहे हैं कि स्नेक हमसे डरा है। स्नेक जहरीले हैं, हम लोग स्नेक से डरते हैं, बट सच्चाई ये है ना, रियलिटी इन फैंटेसी नहीं, इमेजिनेशन में स्नेक आपसे नहीं भागते हैं। फैंटेसी मतलब कब नहीं, इन रियलिटी सच्चाई देखा जाए तो बात तो दूसरी है। अब देखो आप यहाँ पे रॉन्ग करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे रॉन्ग करने वाले हो। ये क्लोजटेस्ट में आराम से 5, अरे इसने तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारा बच्चा रॉन्ग कर सकता है, चाहे वो प्री का बच्चा हो या मेंस का बच्चा हो। बच्चा तो बच्चे ही है। यहाँ पे आप कॉपी में खोल के लिखोगे, बट सच्चाई अगर दूसरी तरफ देखा जाए, दूसरी पहलू देखा जाए तो स्नेक हमसे डरते हैं। तो ये एक फ्रेज होता है, इसको लिख लो, द अदर वे राउंड, ठीक है, द अदर वे अराउंड। ये लिखो कॉपी में, द अदर वे राउंड का मतलब दूसरी तरफ देखा जाए, द ऑपोजिट, ऑन द कॉन्ट्रेरी। देखो ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब इसके विपरीत, अगर दूसरी तरफ देखा जाए, ठीक है, हम स्नेक से डरते हैं बट दूसरी तरफ देखा जाए ऑन द ऑपोजिट, इसका उल्टा क्या है कि स्नेक हमसे डरते हैं। तो ये लिख लीजिए। अब आप बोलोगे ना कि मैम आपने ओवर क्यों नहीं लगाया, आपने अक्रॉस क्यों नहीं लगाया, आपने ये नहीं क्यों नहीं लगाया अराउंड, क्योंकि ये एक फ्रेज है। जैसे इडियम्स फ्रेजेस होते हैं ना, वैसे ही एक फ्रेज है यार, ये फ्रेज बना ही है अराउंड के साथ। लिख लो कॉपी में, द अदर वे राउंड। अदर वे राउंड मतलब अगर दूसरा तरफ, ऑन द ऑपोजिट, ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरा पहलू देखा जाए ना तो स्नेक हमसे डरते हैं। लिख लिया है सबने? कॉपी दिखाना, तो देखना चाह रही हूँ किसने किसने लिखा है। कॉपी दिखाना एक बार। जब तक कॉपी नहीं बनाएंगे रिवीजन नहीं कर पाएंगे। अदर वे राउंड, हाँ, अदर वे अराउंड का मतलब है इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरी तरफ देखा जाए। तो यहाँ पे आपने इस क्लोज टेस्ट में आपको एक चीज़ सीखने को मिली है। क्या? एक फ्रेज सीखने को मिला, और ये फ्रेज कहीं साइड में लिख लो कि दोबारा ऐसा कुछ आए ना तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। एक हर क्लोज टेस्ट में एक ना एक चीज़ तो सीखते हैं। बस दूसरी तरफ देखा जाए तो स्नेक हमसे डरता है, एंड वुड रादर विगल अवे। विगल अवे मतलब अवॉइड करता है, जितना हो सकता है ना तेज़ी से हमसे स्नेक निकल जाता है डर से। तो अब मुझे बताओ, ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे ग्रामर नहीं पढ़ रहे, स्नेक हमें देख के ना तुरंत भाग जाता है हमसे। आप किसी से डरते हो तो स्लोली थोड़ी भागो, ठीक है, तेज़ी से भागोगे ना, तेज़ी से, एज फास्ट एज। मच तो क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, अमाउंट, और मैनी संख्या बताता है, नंबर,
मैनी स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा थी, मच वाटर मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा थी। तो यहाँ मात्रा और संख्या की बात थोड़ी हो रही है। स्नेक हमसे डर के तेजी से भाग जाता है, एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक है, लीथल का मतलब होता है घातक, डेडली, डेंजरस। एज मच नहीं होगा, मच एज तो क्वांटिटी बताता है, यहाँ कोई मात्रा और संख्या थोड़ी बता रही। तेजी से भाग जाता है, आप किसी से डर के भागते हो ना। पोल वाला सिस्टम है, बट मैं अभी पोल नहीं दूंगी, थोड़ा सा आप लोग स्मार्ट बन जाओगे तब पोल होगा। आगे बढ़ा जाए, 2 क्लोज टेस्ट हो गया। अभी तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा। धीरे 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 आपके आंसर्स करेक्ट होने लगेंगे ना, तो आपका क्लोज टेस्ट में इंटरेस्ट बन जाएगा। उसके बाद फिर आप बनाते रहो एज फास्ट एज। ये सारा प्रीवियस पेपर है। हाँ चलो अब आ जाओ अरेंजमेंट। इजी है, इजी है, बट प्रीवियस पेपर का ही है। ये मैंने चुना हुआ है, तो ना पीटूंगी ना, पोल दिखाइए एक बार। हो जाएगा गुलशन एक, इसमें मेरा एक भी सही नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। आप आए हो यहाँ पे सीखने के लिए, अगर आपका सब सही हो जाता तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं थी इस बैच की। अदर वे अराउंड का मतलब होता है दूसरा पहलू, इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्ररी। पहले आ जाओ, हाउएवर का मतलब क्या है? हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। हालांकि से सेंटेंस शुरू नहीं होता है, कभी भी हाउएवर से सेंटेंस शुरू ही नहीं होगा। हम पहले कुछ बोल लेते हैं ना, उसके बाद हाउएवर वर्ड का यूज़ करते हैं। हालांकि द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। हालांकि रेट ऑफ पॉपुलेशन एक अनदर फैक्टर है, ठीक है, इज अनदर फैक्टर जिसमें हमें सोचने की ज़रूरत है। अनदर फैक्टर, अनदर मतलब ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर है जिसमें हमें सोचने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि पहले भी कोई फैक्टर होगा। एक तो हाउएवर के बेसिस पे, अच्छा ए ऑप्शन तो है ही नहीं, मैं क्यों ए ऑप्शन को देख रही हूँ? हाँ, ये ऑप्शन को मैं क्यों देख रही हूँ? ओके, मेरे को तो पहले आप अपना ऑप्शन देख लीजिए। मेरा 2 ऑप्शन सी से है और मेरा 2 ऑप्शन बी से है। मैं तो ए को बेकार ही देख रही थी। अब मुझे बताओ क्या बी से होगा? बी से नहीं होगा ना। दिस चेंज मतलब यह बदलाव। यह बदलाव मतलब कौन सा बदलाव? कहीं पे बदलाव की बात हो रही है ना, रेफर्स टू द चेंज। यह बदलाव, इस बदलाव को हम 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते। कौन सा बदलाव है? ये तो हट, ये दोनों हट गया। नोट नहीं करिए, यहीं पे बनाइए यहीं पे बनाइए। अब हाँ, अब देख लेते हैं। हमारा कंफर्म है कि सी से ही शुरू होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन सी से शुरू हो रहा है। ये बोल रहे हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया, सी से शुरू होगा। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। इनहेबिटेंट्स मतलब उस कंट्री में रहने वाले लोगों में जो चेंज होता है, लोग बढ़ते हैं पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोग घटते हैं पॉपुलेशन घट रहा है। सी ही होगा, पहला तो सी होगा। अब देखो, हाँ, अब आपको क्या दिख रहा है इस ऑप्शन में? थोड़ा सा ऑप्शंस पे ध्यान दो। सी के बाद ए, और इस ऑप्शन में भी सी के बाद ए। तो हम इसके बेसिस पे छांट नहीं सकते। इतना तो कंफर्म है कि दोनों ऑप्शन में तो सी के बाद ही ए आ रहा है। थोड़ा नज़दीक में आ रहा है, थोड़ा सा बाद में आ रहा है। अब हमें देखना है ना यहाँ बी के बाद डी दिया है और यहाँ डी के बाद बी दिया है। अब देखना है इसी में से कि बी और डी में कौन होगा। पहले देखो, बता दो ज़रा कौन सा होगा। अच्छे से बी और डी को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। सी तो कंफर्म है कि पहला होगा। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। और सबसे पहले इस चेंज को हम 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका ये है, तो बी के बाद ही डी आएगा, ठीक है, बी के बाद ही डी आएगा, ये आंसर, ठीक है। ऑप्शंस का खेल है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम मत दीजिए, टाइम यहाँ पे ज़्यादा दीजिए। तो आंसर इज फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में इन्होंने बोला ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर, और दूसरा देखो रेफर्स टू द चेंज,
क्या चीज़ में चेंज? कंट्री में रहने वाले लोगों। और दिस चेंज मतलब कंट्री में रहने वाले लोगों। इसका मतलब है कि सी के तुरंत बाद बी आए, और यहाँ सी और बी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर दिया, सी के तुरंत बाद। नेक्स्ट, पहले किसी भी हाल में अपने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ओके, दो ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं होगा ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। However, the general human tendency, they blame अपना, हाँ पहले ये देखो, हमारा एक ऑप्शन ए से बी से परेशान नहीं होना है। धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हम अपने ऑप्शंस को छांटेंगे। दे प्रोनाउन है, ठीक है। दे का मतलब है वे अपने गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं पुअर प्रोग्रेस के लिए। वे प्रोनाउन है, ये वे किसी के लिए यूज़ हुआ होगा ना, ठीक है। ये किसी के लिए यूज़ हुआ तो सी से तो होगा नहीं। अब ए देख लो, हाउएवर दे इग्नोर, ये भी प्रोनाउन है। प्रोनाउन पहले नहीं आता है, पहले नाउन आएगा उसके बदले प्रोनाउन आएगा, तो ये भी हट गया। अब आपका आंसर दो ही बचा, और दोनों को देख रहे हो कितना अच्छा है। दोनों में बी के बाद डी। एक बार आप वीडियो को आप रिकॉर्डेड में भी देख सकते हो, ठीक है। अपने से भी रिकॉर्डेड थोड़ा सा अपनी स्पीड में करके देख सकते हो। यहाँ भी बी के बाद डी, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जगह बी के बाद ही डी है। हम लोग की टेंडेंसी होती है ना कि हम अपने गवर्नमेंट में गलती निकालते हैं, और डी ही है। सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज देम, लोग ओपनली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं और पॉलिसी मेकर्स, ठीक है। अब मुझे बताओ, बी के बाद डी, अब ए के बाद सी या सी के बाद ए? ए और सी पे ध्यान दो। अब देखो कि डी किससे जुड़ रहा है। ये जो डी वर्ड है ये सी से जुड़ रहा है या डी वर्ड ए से जुड़ रहा है? हाँ, डी के बाद सी आएगा ना, डी के बाद ही सी आएगा। ये बोल रहे हैं कि बी के बाद डी। लोग ओपनली, हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, आलोचना करते हैं, और उन पे गवर्नमेंट पे ये दे किसके लिए? पीपल के लिए। दे पीपल के लिए। तो आप बोलोगे कि मैम डी के बाद ए भी तो आ सकता है, ठीक है। डी के तुरंत बाद सी, तो हाँ, डी के तुरंत बाद ए भी तो आ सकता है। आपके दिमाग में जाएगा कि हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, ये जो पीपल है उसके लिए भी तो ये दे लग सकता है, तो हम डी के बाद ए भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है डी के बाद ए, और डी के बाद सी भी हो सकता है, क्योंकि ये पीपल के लिए दे बोला है। क्योंकि इन्होंने सारा नेगेटिव बोल दिया है। इन्होंने बोला हम ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, और इसलिए हम उनकी आलोचना करते हैं। पहले तो आलोचना करते हैं, हमारी टेंडेंसी है गलती निकालना, आलोचना करना। हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि आपका प्रोग्रेस वगैरह बहुत स्लो है, ये वो। हाउएवर वाले सेंटेंस में ना अब कुछ विरोधाभास जाएगा। हम ब्लेम तो करते हैं, हाउएवर हम लोग इग्नोर कर देते हैं ना कि प्रोग्रेस के लिए हमें भी मेहनत करनी है, प्रोपोर्शनल टू द लेबर, हम लोगों को भी मेहनत करनी है। तो लास्ट वाला ए होगा, लास्ट वाला ए। यस, बी डी सी। पहले तो बता दिया हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन हालांकि हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, हमें भी तो लेबर डालना है, ठीक है। आगे बढ़े। पहला दिन है, धीरे धीरे इंप्रूव होता है, ठीक है। ये सब मत सोचना कि एक महीने कोई ट्रिक लगाया और आप सीख गए। धीरे धीरे आप इंप्रूव कर जाओ। किया है बच्चों ने इंप्रूव। बोला है कि मैम जब हमने स्टार्ट किया था ना, हमारे ज़ीरो आते थे और हमारे 10 दिन तक ज़ीरो ही आते रह गए, बट इम्प्रूव हो जाता है। जो टिक जाएगा बैच में हो जाएगा, उसका इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन के बाद आप कोशिश करते रहते हो ना, 5 बार 6 बार रिजेक्शन होने के बाद बावजूद भी कोशिश करते रहते हो, तो यहाँ भी 0 आने के बावजूद भी छोड़ना नहीं है, लगे रहना। चलो 3 वाला। ऑप्शंस को छाटिए। लैपटॉप में कैसे देखें? टीम से बात करो। वैसे मैंने सब बता दिया।
हो गया। हाँ चलो, नेवरदिलेस, बट से वाक्य शुरू, अच्छा एक मिनट, सो से वाक्य शुरू नहीं होगा। सो मतलब इसलिए, तुम्हें तो असफलता का सामना करना पड़ा है, इसीलिए तो मैंने बोला था ना कि मेहनत करो। इसलिए हम तब बोलते हैं जब पहले कुछ बोल चुके होते। तो ये पहला वाला डी नहीं होगा, डी तो पहला वाला हट गया। नेवरदिलेस का मतलब होता है, लिखते जाओ, फिर भी नेवर, फिर भी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, पहले हम कुछ बोलेंगे। ओके हाँ, अभी तो देखो, अभी तो बहुत बेसिक लेवल है ना, हम हर लेवल करेंगे। S1 और S6 लेवल जो मेंस वगैरह में आता है, अभी शुरुआत है। तो बट हाँ, ए से भी नहीं होगा, फिर बी से भी नहीं, अब बी से ही शुरू होगा, बी से बी से। बी में बोल रहे हैं अ चेंज डेट इज कंड्यूसिव। कंड्यूसिव मतलब फेवरेबल, अनुकूल। वो चेंज जो आपके हैप्पीनेस के साथ है, उसी को तो हम प्रोग्रेस बोलते हैं। ओके, ऐसा चेंज जो आपके हैप्पीनेस, आपकी खुशी के अनुकूल है, वो चेंज एक प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है। बी ही होगा, बी हट गया। अब बताओ क्या दिख रहा है? यहाँ भी मेरे को सी के बाद ए ही दिख रहा है, और यहाँ भी मेरे को सी के बाद ए ही दिख रहा है। ठीक है, और बस डिफरेंस क्या है ना कि यहाँ डी सेकंड में है और यहाँ डी लास्ट में। वैसे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें ए और सी नहीं देखना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब देखो, कुछ एक वर्ड चुनो जो आपको लगे कि आपको हेल्प कर सकता है, और इसके बाद कोई प्रोनाउन ढूंढो। देखो ये देखो, दीज फैक्टर्स। So if a change contributes to the growth of these factors मतलब ये सारे factors। अब बताओ, these factors, ये सारे factors में कौन से factors की बात की गई है? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सारे चीज है आपके पास, ये सब सारे ऑप्शन आ गए। बताओ क्या है, मतलब कुछ पता चल रहा है? दीज फैक्टर्स किसके लिए है? आपको क्या लग रहा है? दीज फैक्टर्स प्लूरल है, किसके लिए होगा? किसके लिए होगा? जरा ध्यान से बताओ कि ये जो डी है ना, ये जो डी है, ये किसके लिए लगा होगा? किसके लिए दिख रहा है कहीं पे? दीज फैक्टर्स चेंज के लिए तो नहीं होगा, चेंज तो सिंगुलर है, उसके लिए तो दीज फैक्टर्स नहीं होगा। पीपल के लिए तो फैक्टर्स नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ये दीज फैक्टर्स क्या है? हेल्थ, साउंड हेल्थ, अच्छी वाली हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और मेंटल सेटिस्फैक्शन एक ऐसा फैक्टर है जो सबके द्वारा डिज़ायर किया जाता है। तो आपको ये कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ दीज फैक्टर्स। ये दीज फैक्टर्स किसके लिए है? दीज फैक्टर्स मतलब कोई प्लूरल कहाँ पे दिख रहा है आपको? प्लूरल ये दिख रहा है, ये सारे फैक्टर्स है ना जो सबको चाहिए। अच्छी हेल्थ चाहिए, आर्थिक सिक्योरिटी चाहिए, तो ए के तुरंत बाद डी होगा। ए के तुरंत बाद डी होगा, बताना। साउंड हेल्थ वगैरह ए के बाद तुरंत डी होगा ना, ए के तुरंत बाद ही डी होगा, डी के बाद ए नहीं होगा। आंसर इज दिस। ओके, तो चलो अब देख लेते हैं कैसे कैसे क्या है। बी में बोला है ना, अ चेंज जो आपके हैप्पीनेस के अनुकूल है, उसी को तो हम प्रोग्रेस बोलते हैं, अ चेंज। ठीक है, लेकिन डिफरेंट पीपल हैव फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, ऐसा चेंज जो हमारे हैप्पीनेस के अनुकूल है, उसमें हमें प्रोग्रेस की ओर ले जाता है। बट ये हैप्पीनेस का अलग उदाहरण है। हर डिफरेंट पीपल को हैप्पीनेस अलग अलग चीज़ों में मिलती है, अलग अलग चीज़ों में मिलती है, फिर भी अलग अलग चीज़ों में मिलती है। बट एक चीज़ है ना जो सब लोग पसंद, तीन चीज़ है जिसको सब लोग पसंद करते हैं। खुशी तो अलग अलग चीज़ों में मिलती है आपको, बट अच्छी हेल्थ, पैसे,
मानसिक संतुष्टि, ये तो सबको चाहिए, ये तो सबको चाहिए, ठीक है। इसलिए अगर कोई चेंज ये सारे फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट करे, ये फैक्टर्स मतलब इसको दिस वन, ओके कोई बात नहीं है, गलत हो गया तो क्या है, इवन इफ इट गोज रॉन्ग ना, बट स्टिल यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यूट्यूब पे अगर क्लास ले रहे हो क्वालिटी आपके ऊपर है, यूट्यूब पे क्लास ले रहे हो तो हाई क्वालिटी लो क्वालिटी आप एडजस्ट करो, ऐप पे भी क्लास ले रहे हो आप देख लो किस क्वालिटी में देखना है आपको, सब चीज़ आपके हाथ में। नेक्स्ट सारी चीज़ आपके हाथ में। Can I borrow your camera? I'll give it. I'm going to jungle safari tomorrow. My friend told me that jungle is a beautiful these days. साउंड हेल्थ का मतलब होता है एक साउंड का मतलब तो ध्वनि है, और एक साउंड हेल्थ का मतलब है गुड हेल्थ, साउंड स्लीप। साउंड मतलब अच्छी हेल्थ, मतलब हाँ हेल्दी। चलो बताओ, क्या बी से शुरू होगा? अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए अपने ऑप्शंस को, क्योंकि दो ऑप्शन सी से शुरू हो रहा है, ठीक है, दो ऑप्शन सी से है, और हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए ना, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द क्लोज टेस्ट, ओके, मेक इट अ हैबिट ऑफ एलिमिनेटिंग टू ऑप्शंस। दो को तो किसी हाल में ख़त्म करो ताकि आपकी नज़र दो पे रहे। मुझे बताओ कि बी होगा, बी होगा? नहीं, मेरे को बताओ कि बी होगा। अगर बी नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बी? कैन आई बोरो योर कैमरा? क्या मैं आपका कैमरा ले सकता हूँ? आई विल गिव इट, मैं तुम्हें दे दूंगा नेक्स्ट वीक। इट किसके लिए? ये कैमरा नाउन है और ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन, ठीक है, ये नाउन है और एक प्रोनाउन है। तो ये जो है किसके लिए लगा है, ठीक है, ये जो कैमरा है ना, ये नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आएगा, पहले नाउन फिर प्रोनाउन, ऐसा नहीं है कि प्रोनाउन के बाद नाउन। बी से तो ऑप्शन ही नहीं। और ये भी पता चल गया कि ए के बाद ही बी आएगा। मेरे को एक दिन के लिए कैमरा दे दो, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक, ए के बाद ही बी आएगा, तुरंत तुरंत गिव, ए के तुरंत बाद। हाँ, तो इन्होंने बोला है ना, आई एम गोइंग टू सफारी, कल मैं जंगल सफारी पे जा रहा हूँ। मेरे दोस्त ने बोला है ना कि इन दिनों सफारी बड़ा अच्छा, इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल रहता है जंगल इन दिनों। क्या मैं जा रहा हूँ जंगल सफारी पे, इसीलिए इसने कैमरा मांगा और फिर बोला 1 हफ्ते में लौटा दूंगा। CDM, धीरे धीरे आप मेरे से स्पीड में जाने लगोगे, मेरे से भी आगे निकल जाओगे आप। नेक्स्ट, we are going to the market, declared Ritu and Geetu. Where are you going? Take your umbrella, it's going to rain, the mother said. Yes, definitely will, replied the two. क्वेश्चन पूछा कहीं, हाँ पहले तो देख लो, क्वेश्चन पूछा, जहाँ भी क्वेश्चन पूछा है ना तो देख लो उसके तुरंत बाद एक आंसर भी मिलेगा। पहले तो वेयर आर यू गोइंग, फादर ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो आंसर मिलेगा ना। आंसर कहाँ मिलेगा? फादर ने पूछा कहाँ जा रहे हो तो यहाँ पे आंसर थोड़ी मिला। यस यस, हम लोग जरूर ले लेंगे। रिप्लाइड द टू,
रिप्लाइड द टू, दोनों ने बोला। दोनों ने बोला किसने? रितु और गीतू। ये रितु और गीतू के लिए टू वर्ड यूज है, तो ये तो डी तो होगा नहीं, डी से तो शुरू ही नहीं होगा। और इतना कंफर्म है ना कि ए के बाद ही डी आएगा, ए के बाद डी आएगा, क्योंकि ये टू रितु गीतू का जिक्र करेंगे तब तो टू बोलेंगे ना, ए के बाद डी आएगा। और यहाँ डी के बाद ए, तो मेरा तो 2 ऑप्शन हट ही गया। ओके, मेरा 2 ऑप्शन हट ही गया। मेरे पास बच्चा पहले तो क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ जा रहे हो, फादर ने पूछा, तब तो रितु गीतू बोलेंगे ना, मैं तो मार्केट जा रही हूँ, तो बी के बाद ही ए होगा, ए के बाद बी नहीं। ओके, तो मतलब एक दिन में आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है। अब चला जाए पैसेज पे। एक दिन में ना सब होना भी पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके पैसेज किया जाए। पैसेज भी मैंने इजी रखा है, धीरे धीरे टाइटल, टोन और वो सब पे बढ़ेंगे। पैसेज पे चला जाए। BACD थोड़ा सा लेट में आंसर आता है, मैं जब बोलती हूँ उसके 6 सेकेंड्स बाद। मेरे सारे सही है, इसलिए क्योंकि आप बूढ़े वाले बच्चे हो, पुराने बच्चे हो। ये मत बोलना हमारे नया बच्चों को डिमोरलाइज नहीं करना है, मेरे तो सारे सही है, तुम्हारा तो सारा रॉन्ग है। ये बूढ़ा बच्चा है इसलिए इसका सारा करेक्ट हो गया। चलो, पैसेज पढ़ने का सबसे पहले मैं आपको पैसेज पढ़ने का 2-3 चीज़ टेक्निक बताऊं। पैसेज पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा क्या करो, फिर धीरे धीरे और भी टेक्निक्स बताते जाऊंगी। पहले पैसेज पढ़ने के पहले ना एक बार क्वेश्चन देख लो, ठीक है? इससे क्या होगा ना, पैसेज के क्वेश्चन देख के हम अपनी मेमोरी पावर को एनहांस करेंगे। मेमोरी बढ़ाना है, हाउ टू रिटेन थिंग्स इन योर मेमोरी। होता क्या है ना कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपके दिमाग में 5 क्वेश्चन याद रहे, लेकिन 5 क्वेश्चन याद ना रहे तो एटलीस्ट 3 तो याद रहेगा ना, कि अरे पीछे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैंने क्वेश्चन देखा ना, तो देखा कि पीछे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये लाइन आपको याद आ जाता है कि पीछे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये लाइन को मैं थोड़ा सा ध्यान से पढूं, केयरफुली पढूं, क्योंकि इस पे बेस पीछे क्वेश्चन है। मैं समझ सकती हूँ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट टू रिटेन ऑल द 5 क्वेश्चंस इन योर मेमोरी। 5 याद नहीं रहता एग्जाम में, लेकिन 2-3 भी याद रह जाए काम हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप पैसेज की प्रैक्टिस करोगे ना, आपको 5 क्वेश्चन याद रहेगा। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका काम ईजी हो जाता है। पैसेज पढ़ते समय ना वो लाइन्स आपको याद आएगा, अरे इससे पीछे क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ा जाए, ठीक है? हाँ, टीम, वो टोन और सब होगा। आज तो पहली क्लास। अब देखो, म्यूजिक इज, पहला क्वेश्चन है, म्यूजिक इज ऑफन लिंक्ड टू। म्यूजिक को क्या से जोड़ा जाता है? तो आप जब पैसेज पढ़ोगे ना, तो ये लाइन जरूर मिलेगा, ध्यान से पढ़ना है कि पैसेज में म्यूजिक को क्या चीज़ से लिंक किया गया? गुस्सा से, मूड से, एंजाइटी से या हैप्पीनेस से, ठीक है? क्वेश्चन देख लो, हाउ इज म्यूजिक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ? और जो भी आंसर करोगे अपना जनरल नॉलेज के आधार पे नहीं करोगे, आप जो भी आंसर करोगे दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यू हैव टू स्टिक टू द पैसेज, जो पैसेज में बोला गया उसके अकॉर्डिंग करना है। जो बच्चा पेड क्लास ले रहा, यूट्यूब क्यों लेगा? यूट्यूब इतना आपके पास टाइम है, ठीक है? जब पेड वाला बच्चा जब यूट्यूब तब लेगा ना जब आपके सारे क्लासेस ख़त्म हो जाएंगे। ओके, अब आप पेड मतलब ख़त्म हो जाएंगे और आप फ्री हो, तब यूट्यूब से प्रैक्टिस करना। कि हाउ इज़ म्यूज़िक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ? आपके लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट म्यूज़िक कैसे है? पैसेज के अकॉर्डिंग कैसे म्यूज़िक आपके लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स ट्रू है? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक हील, घाव को भरता है म्यूज़िक के गुड इफेक्ट होते हैं, म्यूज़िक बहुत सूदिंग है, बहुत शांति देता है। ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक हैव थेरेपेटिक, थेरेपी मतलब इलाज, म्यूज़िक से इलाज भी किया जाता है, इसका मेडिसिनल यूज़ भी है, ट्रीटमेंट, थेरेपी दिया जाता है ना। अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, हैप्पीनेस मत करो, पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना है। विशाल,
हाउ कैन म्यूजिक बी यूज्ड एज थेरेपी, म्यूजिक को ट्रीटमेंट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, पढ़ लेना ध्यान से। और लास्ट वाला, इन चाइनीज मेडिकल थ्योरी, चाइनीज का मेडिकल थ्योरी में जो हमारे 5 इंटरनल ऑर्गेन्स है, तो अब देख लेना, ये सब पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस जब हम पैसेज पढ़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं चाइनीज मेडिकल थ्योरी का जिक्र आएगा, वो लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना केयरफुली, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी तो एरर्स हैं। चलो पहला वाला पढ़ो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। आपको पहले मुझे देखना है कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। तो आप बस इसको पढ़िए, कुछ नहीं भी समझ में आए ना कोई बात नहीं, कुछ नहीं भी समझ में आएगा, मैं यहाँ हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। बस पढ़िए, जितना समझ में आए उसके बाद डन बोलिए। जितना समझ में आए काम हो जाएगा। टाइम लीजिए। डन, डन। यहाँ पे चलते हैं, चलो एक बार मैं इसको समझाती हूँ। फॉर मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोगों के लिए म्यूज़िक इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेली लाइफ। म्यूज़िक हमारे लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। शायद इस पे बेस क्वेश्चन था पीछे। कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हैं सुबह में, जो ट्रैवल करते हैं ना, घर से ऑफिस जाना होता है, म्यूज़िक लगा के जाते हैं। कुछ लोग होते हैं अपना जिम वगैरह जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, ओके। वाइल अदर्स, कुछ लोग तो म्यूज़िक सुनते हैं सुबह में ऑफिस जाते समय, मॉर्निंग ट्रैवल के समय। कम्यूट करना मतलब ट्रैवल, मॉर्निंग में आप सुबह घर से ऑफिस जाते हो। जबकि अदर्स, कुछ ऐसे लोग हैं जो म्यूज़िक चलाते हैं वर्कआउट के समय, जिम वगैरह में जाके म्यूज़िक चलाते हैं। मैनी फोक्स, यहाँ फोक्स का मतलब है पीपल, ठीक है। बहुत सारे लोग अपना स्टीरियो सिस्टम को ऑन कर लेते हैं। आप देखते हो फीमेल्स होते हैं कुकिंग करते समय गाना लगा देते हैं, ठीक है। नहाते समय भी गाना लगाते हैं। लॉन्ड्री, ठीक है, अपने कपड़े वगैरह फोल्ड करते हैं, या तो सफाई करते समय, कपड़े वगैरह फोल्ड करते समय में, ताकि ना वो काम आपको बोरिंग ना लगे, क्योंकि म्यूज़िक में बड़ा दम होता है, ठीक है। तो ये सब आपके डेली लाइफ में, देखो डेली लाइफ में आपको म्यूज़िक कैसे हेल्प कर रहा है। खाना बनाते समय, वर्कआउट करते समय, ट्रैवल करते समय, लॉन्ड्री, कपड़े वगैरह फोल्ड करते समय लगा देते हैं, ठीक है। कम्यूट का मतलब है ट्रैवल। हाँ, नहाते समय भी, शावर के समय भी लगा लेते होंगे कोई म्यूज़िक। म्यूज़िक इज़ ऑफन लिंक टू मूड। एक आंसर मिल गया ना। म्यूज़िक इज़ ऑफन, म्यूज़िक तो मूड से लिंक है। कुछ ऐसे म्यूज़िक होते हैं ना जिसको आप सुन के खुश हो जाते हो, कुछ ऐसे म्यूज़िक होते हैं जिससे आप दुखी हो जाते हैं, कुछ ऐसे म्यूज़िक है जिससे आप एनर्जेटिक हो जाते हो, और कुछ से आप बहुत रिलैक्स होते हो। तो म्यूज़िक मूड से रिलेटेड है, ठीक है। बिकॉज म्यूज़िक हैव सच अ इम्पैक्ट ऑन अ पर्सनस माइंडसेट, क्योंकि म्यूज़िक का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है एक पर्सन के दिमाग पे और वेलबींग पे। तो इट शुड कम एज नो सरप्राइज। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये कोई सरप्राइज नहीं है। चूँकि म्यूज़िक किसी व्यक्ति के मूड को अफेक्ट करता है, तो म्यूज़िक में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि म्यूज़िक थेरेपी भी होता है। म्यूज़िक से लोगों को ट्रीटमेंट भी होता है, सर्टेन कंडीशंस में म्यूज़िक थेरेपी भी दी जाती है, ठीक है। तो एक आंसर हमें मिला है, इनफैक्ट हमें 2 आंसर मिल गया। चलो पहले पढ़ लेते। अब बताओ, पढ़ो इसको। मैं शावर के समय सॉन्ग सुनता हूँ। शावर के समय वर्ड पावर पढ़ोगे, ऑडियो बुक पढ़ोगे, सुनोगे।
ये बोल रहे ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के सारे फॉर्म्स के बहुत सारे ट्रीटमेंट वाले इफेक्ट्स हो सकते हैं. ऑल्दो म्यूजिक कम्स फ्रॉम वंस ओन कल्चर में बी मोस्ट इफेक्टिव. ठीक है, हर तरह की म्यूजिक हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, बट अपनी कला संस्कृति वाली म्यूजिक ना, अब ऐसा नहीं है कि मेरे को फीवर है तो मैं जाके हॉलीवुड का सॉन्ग सुन रही हूँ, हाँ मैं थोड़ा इंडियन सॉन्ग ही सुनूंगी, तो मतलब ऐसा बोला है मोस्ट इफेक्टिव. देखो एक चाइनीज़ वाला भी था ना, एक चाइनीज़ वाला भी था. लास्ट वाला क्वेश्चन, चाइनीज़ के मेडिकल थ्योरी के अनुसार जो हमारे 5 इंटरनल ऑर्गन्स हैं ना, दे आर बिलीव टू हैव अ करस्पॉन्डिंग म्यूजिकल टोन्स. हमारा जो ऑर्गन्स में ही म्यूजिक टोन है, जिसको हम हीलिंग प्रोसेस मतलब उपचार ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं. हाँ, ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं. वर्ड पावर सुनेंगे सब नहाते वक्त. चलो बताओ, अब तो आपको पता चल गया म्यूजिक क्या से रिलेटेड है. एंजाइटी का मतलब होता है बहुत चिंता, एंजाइटी का मतलब होता है वरी. म्यूजिक चिंता से रिलेटेड थोड़ी है, म्यूजिक गुस्सा से रिलेटेड थोड़ी है. अरे सॉरी, अब हाँ अब बच्चा बोला था मैम म्यूजिक हैप्पीनेस से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने बोला था ना अपने मन से मत पढ़ो, आंसर दो पैसेज के अकॉर्डिंग दो. म्यूजिक सिर्फ हैप्पीनेस से रिलेटेड थोड़ी है, म्यूजिक में हैप्पीनेस भी है, सैडनेस भी है, एनर्जेटिक भी है. तो म्यूजिक डायरेक्ट दिया है, म्यूजिक मूड से रिलेटेड है. कभी कभी आप म्यूजिक मूड के अकॉर्डिंग भी गाना सुनते हो आप, कुछ किसी म्यूजिक को सुनकर भी आपका मूड बन जाता है. कुछ म्यूजिक सुन के हैप्पी दुखी कुछ हो जाता है. तो म्यूजिक इज रिलेटेड टू क्या, मूड. ओके, मूड होगा आंसर, मूड होगा. अब मैंने आपको पूरा पैसेज समझा दिया. चलो चलो बताना, हाउ इज म्यूजिक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. म्यूजिक आपके लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू कैसे है. म्यूजिक आपके लाइफ का इम्पोर्टेंट पहलू है क्योंकि आपको दुखी कर देता है. म्यूजिक आपको हेल्प करता है चीज़ों को याद करने में, ये तो कहीं बोला ही नहीं है. और म्यूजिक ठीक है, कुछ म्यूजिक सुन के आप दुखी हो जाते हो, तो ये आपके लाइफ का इंपॉर्टेंट पहलू थोड़ी है. ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, क्योंकि हमारे अंदर डिफरेंट इमोशन लाता है. दुखी वाला इमोशन भी लाता है, गुस्सा मतलब हैप्पीनेस वाला भी लाता है, सूदिंग. हमारा बच्चा फर्स्ट और थर्ड में कंफ्यूज हो सकता है. यहाँ पे बच्चों, यस, म्यूजिक आपके लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा क्यों है? क्योंकि आपके अंदर इमोशन पैदा करता है. नो, यहाँ पे देखो, म्यूजिक आपके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. क्यों? क्योंकि ये रोज़मर्रा के काम में आपको वर्क करता है. वर्कआउट करते समय, कपड़े फोल्ड करते समय, खाना बनाते समय, जिम जाते समय, कुकिंग करते समय हेल्प करता है. पहला नहीं होगा, आपके डेली लाइफ में जो काम करते हो ना, ये सब इसके लिए म्यूज़िक इम्पॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो सब कर देता है, इमोशंस क्रिएट करता है, इसलिए आपके इम्पॉर्टेंट थोड़ी है. डेली कहाँ चला गया? हाँ, बिकॉज ये हमारे अंदर इमोशंस लाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है. नहीं, आपके डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके डेली एक्टिविटीज़, रोज़ के खाना पीना और वो सब में हेल्प करता है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अपने अकॉर्डिंग नहीं. विच ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू है? कौन सा स्टेट पर सेशंस? यूट्यूब वाले स्टूडेंट सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी कर देना है. बार बार के यूट्यूब पे क्लासेस जा रहे हैं. कौन सा ट्रू है? ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में हील वुंड्स, सारे फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक घाव को भर देंगे. ये देखो, ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक के ट्रीट थेरेपेटिक इफेक्ट्स है, थेरेपी. ये देखो डायरेक्ट है. हर बार पैसेज के डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़ी होते हैं. मेनी अ टाइम्स पैसेज में यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइंस. डायरेक्ट नहीं दिया होता है, लाइंस के बीच के मीनिंग को समझ के आंसर करना होता है. वो तो चलो अभी बेसिक कर रहे हो. यस, ये हाउ कैन म्यूजिक बी यूज्ड एज थेरेपी? म्यूजिक को थेरेपी ट्रीटमेंट में कैसे यूज करोगे?
करियर है थेरेपी में, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट के लिए। डेली एक्टिविटीज़ को मैनेज करने में आपको हेल्प करता है थेरेपी, ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट में क्या है? ट्रीटमेंट हाँ, ये थेरेपी में मेडिकल कंडीशंस को मैनेज करता है, बहुत सारे मेडिकल, करियर के लिए, लाइफ के लिए थोड़ी ज़रूर। थेरेपी ट्रीटमेंट में एज अ मेडिसिन यूज़ किया। और लास्ट वाला इन चाइनीज़ मेडिकल थ्योरी द 5 इंटरनल ऑर्गेन्स एंड मेरिडियन सिस्टम्स। आपके हाथ में माउस होगा, ठीक है? आपको लग रहा है मैम हम तो भूल जा रहे हैं, अभी तो आपके हाथ में माउस नहीं है। आप अपना माउस को मतलब आप बैक करोगे अपने स्लाइड को और चाइनीज़ वाले पे चले जाना और ऐसे चले जाना और देख लेना क्या है। करस्पॉन्डिंग है ना, हेल्प करता है करस्पॉन्डिंग म्यूजिकल, हमारे ऑर्गेन्स में करस्पॉन्डिंग म्यूजिकल टोन्स है, आपके पास डायरेक्ट है, ठीक है? हाँ ठीक है। आपने क्या किया? 2 क्लोज टेस्ट किया, हर दिन का यही रहेगा, 2 क्लोज टेस्ट किया आपने। क्या किया है 5 PQRS किया आपने, 1 पैसेज किया। अभी तो लेवल थोड़ा सा कम ही रखो। अब आ जाओ एरस। ये तो उन्हीं के लिए हो सकता है। हमारे जो न्यू वाले बच्चे हैं ना, आप चाहो तो क्लास को क्विट कर सकते हो, ठीक है? नए वाले बच्चे बोलेंगे मैम हमने तो आपसे एरर पढ़ा ही नहीं है, हमने तो ग्रामर पढ़ा ही नहीं है, हमारा कैसे बनेगा? तो इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा। आप चाहो तो क्लास को क्विट कर सकते हो। ये वाला ये प्रैक्टिस बैच है, ये एरर वही बनाएगा जिस बच्चे का सिलेबस हो गया, ठीक है? मिक्स्ड एरर्स, बाकी बच्चे कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उनको दिक्कत हो सकती है। चलो, वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स, हमें बहुत सारे ऑर्डर्स को डिक्लाइन करना पड़ा क्योंकि प्रोडक्शन बहुत दिन, लेबर स्ट्राइक की वजह से प्रोडक्शन रुक गया। देखो, जो बच्चा मेरे से पढ़ चुका है, ठीक है, यहाँ पे एरर है, चलो बताओ, ठीक है? ये देखो, इन केस, सबसे पहले ध्यान दो, इन केस दैट और इन केस ऑफ, दोनों में क्या डिफरेंस है जरा बताना, क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है जरा बताना। इन केस दोनों का मतलब होता है अगर, कहाँ चला गया अगर, इन केस अगर, कंडीशन रखा जा रहा, अगर ऐसा होता है ना। और इन केस ऑफ बैड वेदर, अगर बैड वेदर होता है तो मैं क्लासेस को नहीं लेने वाली हूँ, अगर। तो ये दोनों क्या रखता, अगर कंडीशन रख रहा है, दोनों कंडीशन रख रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है, इन केस ऑफ एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, और इन केस दैट कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन। अब बताओ, कंजंक्शन है, क्या यहाँ पे कंडीशन बताया जा रहा है? कंडीशन बताया जा रहा है, यहाँ तो कारण बता रहे हैं, यहाँ कोई कंडीशन का सेंस नहीं आ रहा है, यहाँ तो कारण बता रहे हैं कि अगर हमें बहुत सारे ऑर्डर्स को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि लेबर स्ट्राइक की वजह से प्रोडक्शन रुक गया था, हम कारण बता रहे हैं। और कारण बताने के लिए इन केस और ये सब नहीं यूज़ करते, ये तो कंडीशन बताने के लिए। तो कारण बताने के लिए यहाँ पे बिकॉज लगा दो, बिकॉज ठीक है, बिकॉज लगा दो।
नेक्स्ट, मतलब एरर इसी में है, बिकॉज द प्रोडक्शन रुक गया था। साइक्लोन डाई, साइक्लोन का नाम है डाई किल्ड एट लीस्ट, ये उन बच्चों के लिए है ना, उसीलिए मैंने बोला था कि जो बच्चे मुझसे ग्रामर नहीं पढ़े हैं और जिन्होंने इस बैच में एडमिशन लिया है वो अभी क्लास को क्विट कर दे। आप हर दिन क्लास में ना आओगे तो आप क्लास में आओगे, आप क्लोज टेस्ट, 2 क्लोज टेस्ट, PQRS और एक पैसेज बना के क्लास को छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि आपको दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होने वाली है, ये उनके लिए। फिर आप धीरे धीरे बाद में जब मैं बोलूँगी कि अब आप नहीं जा सकते हो, अब आपको ये भी करना है। चलो बताओ, और उसमें कुछ बच्चा हमारा, चलो, साइक्लोन डाई हैड किल्ड इतना पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक ऑल्दो इट टोर, ऑल्दो वाला सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्शन जाता है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ी जा रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ी नहीं जा रहा है ना। सेवरल ऑर्डर्स में यहाँ ऑर्डर नाउन है, ठीक है, वी हैड टू डिक्लाइन वॉट, सेवरल एडजेक्टिव है ना, और ये ऑर्डर नाउन, हमें बहुत सारे ऑर्डर्स को मना करना पड़ा। कहाँ पे एरर है, कहाँ, नहीं टोन नहीं होगा, बहुत पीटने वाली हूँ मैं। टीयर का पास्ट टेंस टोर होता है और इसका V3 टोन होगा। टोन कहाँ से हो जाएगा, टोन तो इज एमआर हैज हैव हैड के बाद V3 लगता है एटलीस्ट। अरे नहीं सही है, कहाँ पे एरर है, ऑल्दो नहीं होगा, ऑल्दो नहीं होगा। जब टोर अक्रॉस, जब ये तूफान साउथ अफ्रीका में आया तो बहुत सारे लोग मारे गए, ऑल्दो नहीं, व्हेन इट टोर, टाइम बता रहा है, व्हेन इट टोर, जब ये आया, व्हेन लगा दो, ऑल्दो हटा दो। शी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर टू, और एक होता है इन ऑर्डर दैट, दोनों पर्पस बताता है। इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के उद्देश्य से आप मेहनत कर रहे हो, तो ये इन ऑर्डर टू एक प्रेपोजिशन है और इन ऑर्डर दैट एक कंजंक्शन है, और दोनों पर्पस बताता, उद्देश्य, बट यहाँ कोई पर्पस वगैरह नहीं बताया जा रहा है। उसको 2 प्रमोशन मिला, क्यों मिला, क्योंकि उसके पास अच्छे स्किल्स है, बिकॉज होगा, कारण बताएगा। बिकॉज, यस। अब मैं एंड करूंगी, कम ही करेंगे आज। टोरेंशियल रेन्स एंड विंड्स अप टू इतना किलोमीटर पर आवर स्वेप्ट अवे रोड्स, होम्स एंड ब्रिजेस एंड नॉकिंग डाउन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन्स। अब देखो, नए वाले बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है, नए वाले बच्चों को दिक्कत आएगी, लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या है, स्वेप्ट, ये पैरेललिज्म का है, स्वेप्ट स्वीप का V2, भारी बारिश बहा ले गया ब्रिजेस को, घर को, ये है V2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंड है, एंड कंजंक्शन है, और इस कंजंक्शन के बगल में एक वर्ब है, और कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, नाउन को नाउन से जोड़ेगा। तो इस कंजंक्शन के बाद एक वर्ब है जो कि ING फॉर्म में है, ठीक है, और ये तो V2 है, ठीक है, V2 है तो हमें भी तो V2 रखना है ना, पास्ट टेंस की बात हो रही है, बहा ले गया, तो यहाँ पे हम नॉकिंग नहीं करेंगे, हम करेंगे V2, नॉक्ड। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो कंजंक्शन है, बट ये कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, रोड को, घर को और ब्रिज को, ये कंजंक्शन इन तीनों को जोड़ रहा है, ठीक है, बट ये वाला जो एंड है ना, इन तीनों को नहीं जोड़ रहा। रोड को बहा ले गया और पावर सप्लाई डिसरप्ट कर दिया, नॉक्ड होगा, नॉक 5 तक कर लेते हैं यार।
आई हैव टू लंच भी करना है मेरे को, 2 बजे तक की क्लास है. शी लॉस्ट अ बिग ऑर्डर फ्रॉम अ नोन शोरूम इन केस ऑफ हर ओन केयरलेसनेस. अच्छा. बताना. She lost a big order in case of का मतलब है अगर, और एक होता है बिकॉज ऑफ, और एक होता है बिकॉज. यहाँ पे कारण बताया ना, अपनी लापरवाही की वजह से उसको एक बिग ऑर्डर खोना पड़ा. कारण बता रहा है, ठीक है. यहाँ पे कंडीशन नहीं बता रहा है, कारण बता रहा है, तो ये हटेगा. और आप बोलोगे मैम कारण बताने के लिए हम बिकॉज ऑफ भी यूज़ करते हैं और कारण बताने के लिए हम बिकॉज का भी यूज़ करते हैं. दोनों वर्ड तो कारण बता रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है और बिकॉज कंजंक्शन है. अब कैसे डिसाइड करोगे कि हमें प्रेपोजिशन चाहिए या कंजंक्शन चाहिए? क्योंकि कंजंक्शन के बाद एक क्लॉज चाहिए. किसी भी क्लॉज होने के लिए क्लॉज के बाद सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए, बट प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए नाउन और प्रोनाउन के रूप में. तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है ना, ठीक है. सब्जेक्ट तो दिखे, मतलब वर्ब तो है ही नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए हमें कंजंक्शन नहीं चाहिए, हमें प्रेपोजिशन चाहिए. तो इन केस ऑफ की जगह यहीं पे एंड करती बिकॉज. हाँ ओके. तो चलो यहीं पे एंड किया जाए. अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास करवा दूंगी, एक दिन में बहुत ज़्यादा हो जाता है. और बच्चों को मैंने बोल ही दिया है प्रैक्टिस बैच के बारे में. इसमें जैसा जैसा मैंने बोला, मैंने आपको क्लोज टेस्ट करवाया, पैराजम्बल्स करवाया, पैसेज करवाया, एरर्स करवाया. ये बैच उन लोगों के लिए जो मुझसे पढ़ चुके हैं बट जिनको स्कोर बढ़ाने में दिक्कत हो रही है, ये उनके लिए, ठीक है. 1 से 2 का बैच है, बट ज़्यादा ही पढ़ा देती हूँ, ठीक है. 3 मंथ्स का बैच है. इस बैच की वैलिडिटी 1 साल की है. आज से ही शुरू हुआ है और कल तो समुद्र मंथन का बैच होगा. और ये आपका अचीवर बैच है. जिसने अचीवर लिया है उसको तो तीनों बैच मिल जाएगा, बट कुछ बच्चे हैं जो ग्रामर पढ़ चुके हैं, नहीं लेना चाहते हैं, वो समुद्र मंथन का अलग से 599 में खरीद सकते हैं 3 मंथ्स. प्रैक्टिस बैच अलग से 799 में खरीद सकते हैं, ठीक है. देखो समुद्र मंथन का अलग से, और ये समुद्र मंथन वाली बुक है. बुक खरीद लोगे आपके ऊपर है, बुक खरीद लोगे तो आपका काम और भी आसान है, क्योंकि बुक में आपका बहुत एडिशनल चीज़ें भी हैं, ठीक है. एडिशनल चीज़ें भी हैं बहुत सारी. इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है. अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे ये बुक अवेलेबल है 472. और कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल करना 9958358324. ओके. तो चलो एंड किया जाए. अभी पोल कहाँ से दे दूँगी, पोल कहाँ से मिल जाएगा? कल मिलेंगे. कल तो समुद्र मंथन का बैच है, रिवाइज करके आना.